आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की बुक संचयन। ये हिंदी बी कोर्स की बुक है। इसमें कहानियां दी गई हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं महादेवी वर्मा की कहानी गिल्लू से। सबसे पहले जानते हैं महादेवी वर्मा के बारे में। महादेवी वर्मा कौन थी? महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1987 में हुई थी। ये प्रेम, करुणा, काव्य गीत और संस्मरण रेखा चित्र ऐसी कहानियां लिखा करती थी। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, मतलब उन्हें पद्म भूषण सम्मान भी प्राप्त हुआ था और साथ साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ था। और वह साहित्य अकादमी की फेलो भी रही, मतलब उसमें उनका नॉमिनेशन भी, साहित्य अकादमी के लिए भी उनका नॉमिनेशन आया था, फेलो रही थी मतलब। अब इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीप शिखा, ये सारे कविता संग्रह हैं इनकी। श्रृंखला की कड़ियां जो जैसे निबंध आता है, इसमें स्मृति की रेखाएं, तीत के चलचित्र, ये संस्मरण है। संस्मरण मतलब किसी चीज की याद में जो कहानियां लिखी जाती है वो संस्मरण कहलाते हैं। तो आज हम इनकी सबसे अच्छी कहानी जो है एक गिल्लू एक गिलहरी का बच्चा होता है, उसके बारे में उन्होंने लिखा। ये भी एक संस्मरण है, उनकी यादगार कहानी, उनकी याद है, पुरानी याद है। इसमें महादेवी वर्मा ने लिखा है, सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। सोन जूही एक पौधा होता है जिसमें पीले फूल खिलते हैं। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। जैसे ही उसने सोन जूही की पीली कली को देखा, उसे एक छोटे से जीव का स्मरण हो आया, यानी कि उसकी याद आ गई, जो इस लता की सघन हरितमा में छिपकर बैठता था। सघन हरितमा मतलब उसकी गहरी हरी झाड़ियों के बीच में छिपकर बैठ जाता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। मतलब जब वो गिल्लू जो गिलहरी का बच्चा जो था, जब उसमें कूदता था, छुपता था, तो मैं कली को ढूंढती थी, लेकिन आज इस कली को देखकर मुझे उस जीव की याद आ रही है, उस छोटे से जीव की याद आ रही है। परंतु वह तो अब इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। मतलब उसकी मृत्यु हो चुकी थी, उसको उसने वहीं पर दफना दिया था, तो आज तो अब तक तो वो मिट्टी बन गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। ऐसा लगता है कि वही जमीन में से कली के रूप में बाहर आके मुझे चौंका रहा है, मुझे प्रसन्नता देने के लिए, खुशी देने के लिए वो बाहर आया है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चौए से छुआ छुअल जैसा खेल रहे हैं। यह काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी हैं, मतलब कौवे जो है बहुत ज्यादा विचित्र पक्षी है। एक साथ समादरित अनादरित, कभी इनका सम्मान किया जाता है, कभी इनका अनादर भी होता है। अति सम्मानित और अति अपमानित, मतलब जैसे श्राद्ध वगैरह होते तो लोग इनकी पूजा करते हैं, इन्हें खाना खिलाते हैं, बहुत ज्यादा इन्हें सम्मान प्राप्त होता है, लोग इन्हें अपना पूर्वज समझते हैं। लेकिन वैसे अवसर पर, सामान्य अवसर पर उसका अपमान, कौवा आके बैठ भी जाए तो उसे उड़ा दिया जाता है। तो ये सबसे सम्मानित जीव भी है और अपमानित जीव भी है। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के, मतलब जो हमारे पूर्वज हैं इन किसी के रूप में नहीं आते, गरुड़ के रूप में नहीं आते, मोर के रूप में नहीं आते, हंस, वो कौवों के रूप में ही आते हैं। उन्हें पितृ पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। अब हमसे कुछ पाना होता है तो वो जब हमारे पितृ पक्ष आते हैं, जब श्राद्ध वगैरह आते हैं तो वो कौवे के रूप में आते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। जब कौवा आके घर की मुड़ेर पर आके बोलता है तो ऐसा लगता है कि कोई आज मिलने आने वाला है, तो मतलब कुछ सगा संबंधी भी आने वाला होता है, तो इनकी आवाज से ही पता, इनकी कड़वी आवाज से पता चलता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयोग करते हैं। कभी कभी हमें इनकी काव काव करने से चिढ़ होने लगती है। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। मतलब वो काक पुराण बता ही रही है महादेवी वर्मा, तो अचानक से एक बाधा आ जाती है, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। तो गमला और दीवार के बीच में एक छोटा सा जीव था जिससे वो चोंच मार रहे थे कौवे। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा होगा, ऊपर से नीचे गिर गया होगा। अब कौवे जिसे सुलभ आहार खोज रहे हैं, कौवों को लग रहा है ये उनका भोजन है, इसीलिए वो उसके पीछे पड़े हुए हैं। काव दोए की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। अगर चोंच के दो बार भी अगर वो चोंच मार देते तो उसके प्राण चले जाते। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा रहा। वो गमले से चिपटा हुआ पड़ा था, निष्प्राण सा लग रहा था। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह नहीं बच सकता। सबको ऐसा लगा कि कौवे ने इसमें चोंच मार दी है तो अब ये बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, क्योंकि अब ये मर ही जाएगा। परंतु मन नहीं माना। उसे होले से उठाकर अपने कमरे में ले आई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया, उसकी घावों को पोंछा, साफ किया, फिर उसमें दवाई लगा दी।
रुई की पतली सी बत्ती दूध से भिगोकर जैसे उस नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह ना खुल सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। और रुई के हुए से, रुई की पतली सी रुई से वो दूध पिलाने की कोशिश करती है महादेवी वर्मा, लेकिन वो नहीं पिला पाती। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह से एक बूंद पानी टपकाया जा सका। जब काफी टाइम तक प्रयास करते रहे, कोशिश करते रहे, तो बड़ी मुश्किल से उसके मुंह में एक बूंद पानी गया। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दोनों नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। यहाँ उसका सौंदर्य वर्णन कर दिया कि उसकी आंखें एकदम नीले कांच की तरह थी। वो बहुत सुंदर गिलहरी का बच्चा था। अब वो उसकी उंगली पकड़कर खेलने का प्रयास करता है। वो इतना अच्छा हो गया था। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। अब 3-4 महीने में वो थोड़ा बड़ा हो गया। उसके जो रुए थे, गिलहरी के ऊपर छोटे छोटे जो रुए होते हैं ना, और उसकी धारियों वाली पूंछ, चमकीली आंखें, उससे सब विस्मित, सब अचंभित होते थे। उसके रूप को, सौंदर्य को देखकर सब विस्मित होते थे। विस्मित मतलब आश्चर्य करते थे, अचंभा करते थे। हमने उनकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। गिलहरी का एक जातिवाचक संज्ञा, मतलब एक जाति का प्रतिरूप है, परंतु हमने उसको एक व्यक्तिवाचक की संज्ञा दे दी, मतलब उसको एक व्यक्ति के रूप में उसने प्रस्तुत किया। और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। उसका नाम महादेवी वर्मा ने क्या रखा? गिल्लू। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। एक छोटी सी टोकरी ली, उसमें रुई बिछाई और खिड़की में टांग दिया। वो बच्चा जो गिल्लू था वो उसी में जाकर सोता था। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वही उस गिल्लू का, गिलहरी का जो बच्चा था गिल्लू, उसका वो घर बन गया। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर खिड़की से बाहर ना जाने क्या क्या देखता और समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। इतना समझदार था और जो रिएक्शंस देता था, जो प्रतिक्रिया देता था, उससे सब अचंभित हो जाते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसे एक अच्छा सा उपाय खोज निकाला। जब वो कहानी लिखने बैठती या कुछ भी लिखने बैठती थी तो गिल्लू उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था, उसका अट्रैक्शन अपनी तरफ लाना चाहता था। उसके लिए उसने एक उपाय खोजा। क्या? वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, उसके पैर के पास आता, पर्दे के ऊपर चढ़ जाता, फिर उसी तेजी से उतरता। पहले चढ़ता फिर उतरता। उसका ये दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती। मतलब वो उसकी अट्रैक्शन चाहता था। वो चाहता था कि वो जो है महादेवी वर्मा जो है उसको पकड़े। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुघात लिफाफे के भीतर बंद रहता है। वो क्या करती थी? उसको रोकने के लिए लिफाफे के अंदर डाल देती, खाली उसका मुंह बाहर रहता था। इस अद्भुत स्थिति में भी कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता। और ऐसा करने पर भी वो चिढ़ता नहीं था। वो सीधा चुपचाप अपनी चमकीली आंखों से सिर्फ मुझे देखता रहता था, मैं क्या कर रही हूँ। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता। जब उसे भूख लगती थी तो वो आवाज करता था। और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजे से पकड़कर कुतरता। और जब उसको भूख शांत हो जाती तो फिर वो लिफाफा कुतरने लगता है। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। अब बसंत ऋतु आ गई। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते देख मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। वो क्या थी? वो बाहर गिलहरियों को देखता था तो उसे लगा कि ये अपने परिवार के पास जाना चाहता है, अपनी गिलहरियों के पास जाना चाहता है, तो उसे अब आजाद कर देना चाहिए। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। वो बाहर गया तो उसे आजादी महसूस हुई। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। अब घर में उसके तो महादेवी वर्मा तो जानवरों से प्यार करती थी, उसके घर में कुत्ते बिल्ली सारे जानवर होते थे। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया, मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैरों से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। और तब से यह नित्य क्रम हो गया। मतलब वो बाहर उसको आजाद भी करते तो बाहर जाता था, लेकिन जैसे ही महादेवी वर्मा वापस आती थी तो वो वापस आके उसके साथ खेलने लगता था। तो ये उसका रूटीन बन गया, डेली रूटीन बन गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह से बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर हर डाल पर उछलता कूदता रहता। और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। वो मुझे सरप्राइज करना चाहता था। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में, कभी सोन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझे लगाव भी कम नहीं है, सबसे लगाव है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई। मेरे साथ आके किसी ने खाना नहीं खाया, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता कि कभी किसी ने मेरी थाली में आके खाना खाया हो। गिल्लू इनमें अपवाद था, मतलब ये अलग ही था। गिल्लू ने वो किया जो किसी ने नहीं किया। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता
और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। पहले तो थाली के अंदर ही बैठ जाता था, फिर उसने उसको सिखाया कि थाली के पास बैठना है, जहां बैठकर वो मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था, मतलब सबसे फेवरेट फूड था काजू। और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले के नीचे फेंक देता था। जब उसे काजू नहीं मिलते थे तो वो बाकी चीजें भी नहीं खाता था, उसको भी छोड़ देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। इसी बीच उसका एक्सीडेंट हो गया, महादेवी वर्मा का एक्सीडेंट हो जाता है, उन्हें अस्पताल में रहना पड़ता है। उन दिनों जब मेरे कमरों का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झीले से उतरकर दौड़ता, फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। उसने एक भी काजू नहीं खाया, क्योंकि वहां वो महादेवी वर्मा नहीं थी, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा, क्योंकि उसे लगाव था महादेवी वर्मा से। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिराने बैठकर नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले से सहलाता रहता कि उसका हटाना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। वो मेरे को इतना सहलाता था तो ऐसा लगता कि वो मेरी सेवा कर रहा है। अगर उसको हटाती तो मुझे अजीब लगता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसे मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला। वो उसके पास भी रहना चाहता था लेकिन गर्मी से भी बचना था। उसने इसका उपाय निकाला, वो मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था। सुराही जो घड़ा होता है टाइप का, जिसमें पानी भरा रहता है तो ठंडा रहता है, तो वो सुराही पर जाकर लेट जाता था और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। गिलहरी जो होती है सिर्फ 2 वर्ष तक ही उनका जीवन होता है। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने कुछ ना खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। बचपन में जो जिस उंगली को पकड़कर वो खड़ा हुआ था तो मरते समय भी उसने उसी उंगली को पकड़कर अपने प्राण छोड़ दिए। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाग कर हीटर चलाया, उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसकी मृत्यु हो गई, उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। वो सोन जूही की लता जो कली जो थी उस गिल्लू को बहुत ज्यादा पसंद थी, इसीलिए उसको उसके नीचे ही दफनाया गया था। इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पीताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष थे। जैसे ही वो जूही की कली खिलती थी तो ऐसे लगता था कि गिल्लू बाहर आकर मुझे प्रसन्नता देने का प्रयास कर रहा है।